नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीट विवाद को लेकर भाजपा पर बरसे राहुल गांधी। लगाया 24 लाख छात्रों को बर्बाद करने का आरोप और बोले आपकी आवाज बनूंगा मैं पार्लियामेंट में। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में जीत से गदगद कांग्रेस 11 से 15 जून तक राज्य में निकालेगी धन्यवाद यात्रा, पहुंचाएगी राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश। खबर में आगे जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन आज नहीं तो कल पेश करेगा सरकार बनाने का दावा, सरकार गठन पर बोली ममता बनर्जी। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव के नतीजे मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार, सोनिया गांधी बोली संसद नई सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए रहे तैयार। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत, उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना के बीच फिर भगदड़ के संकेत। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े जो जनादेश सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीट विवाद को लेकर भाजपा पर बरसे राहुल गांधी। लगाया 24 लाख छात्रों को बर्बाद करने का आरोप, बोले आपकी आवाज बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं ने करीब 24 लाख छात्रों को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने संसद में छात्रों की आवाज बनने का वादा किया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसा मार्क्स मिलता है जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिली भगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि आज मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में जीत से गदगद कांग्रेस 11 से 15 जून तक राज्य में निकालेगी धन्यवाद यात्रा, पहुंचाएगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश। या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो राज्य के सभी 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 से 15 जून तक धन्यवाद यात्रा निकालेगी। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएगी और यात्रा के दौरान विभिन्न समुदाय के लोगों को संविधान के प्रति देकर सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 6 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की है। दोनों पार्टियों ने भाजपा को पछाड़ दिया है, जो 33 सीटें जीतने में कामयाब रही है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्रमशः केवल 1 और 5 सीटें जीतने के बाद ये सपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक उल्लेखनीय सुधार है। और यहाँ पर बीजेपी ने राज्य में 62 सीटें जीती थी, जहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली में भाजपा प्रतिद्वंदी दिनेश प्रताप सिंह को 3 लाख से अधिक वोट से हराया। इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले उनकी मां सोनिया गांधी करती थी। चुनाव आयोग के अनुसार राहुल गांधी ने 2019 में रायबरेली में अपनी मां की जीत के अंतर को पार कर लिया, जब उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ 1,67,178 वोटों के अंतर से सीट जीती थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भाजपा की स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के एक अन्य गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हराया, कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा से 1,65,000 वोट से अधिक अंतर से हार गई। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल सहित अन्य दल, जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी हैं, ने क्रमशः 2 और 1 पर जीत हासिल की है। आजाद समाज पार्टी भी 1 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें 80 और विधानसभा क्षेत्र 403 हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन आज नहीं तो कल पेश करेगा सरकार बनाने का दावा, सरकार गठन पर बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र की राजनीतिक स्थिति पर देखो और इंतजार करो का रुख अपनाएगी। इंडिया गठबंधन ने भले ही अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन इसका
मतलब ये नहीं है कि वो आगे ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये बेहद खुशी की बात होगी अगर कमजोर व अस्थायी एनडीए सरकार सत्ता से हटा दी जाती। भाजपा अलोकतांत्रिक व अवैध तरीके से सरकार बना रही है। चलिए कुछ वक्त इंतजार करते हैं, सही समय आने पर इंडिया गठबंधन जरूरी सरकार बनाएगा। तृणमूल कांग्रेस जनवरी में पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई थी, लेकिन ममता ने कहा था कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गुट का हिस्सा बनी रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह पर बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता नहीं मिला है। ममता ने कहा कि वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में जाने का इरादा भी नहीं रखती। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वो अलोकतांत्रिक और संवैधानिक और अवैध तरीकों से सत्ता में आने वाली भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार को अपनी शुभकामनाएं नहीं दे सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के नतीजे, मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार। सोनिया गांधी बोली, सांसद नई सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार करार दिया है। कहा कि मोदी के नेतृत्व का नैतिक अधिकार खो दिया है। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय प्रधानमंत्री रविवार को फिर से शपथ लेने की इच्छा रखते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों के नाम पर नहीं बल्कि केवल अपने नाम पर जनादेश मांगा था, लेकिन उन्हें राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करना पड़ा है। वास्तव में उन्होंने जो जनादेश मांगा था वो खो दिया है। इस तरह उन्होंने नेतृत्व का अधिकार भी खो दिया है। फिर भी विफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय वो फिर से शपथ लेने की इच्छा रखते हैं। हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो अपने शासन की शैली को बदल देंगे और ना ही लोगों की इच्छा का संज्ञान लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना के बीच फिर भगदड़ के संकेत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है। शनिवार को सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज रही। सत्ताधारी शिंदे सेना ने दावा किया कि उद्धव सेना के 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वह एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी के कई लोगों के शरद पवार के संपर्क में होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अजीत पवार के लोगों ने यही दावा शरद पवार की पार्टी के लोगों के लिए किया। उद्धव ठाकरे ने भी एनडीए को समर्थन देने की चर्चाएं पूरा दिन चली और इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दावा किया गया कि शिंदे गुट के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 3 से 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे अनुमानों के विपरीत आए। उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार मजबूती से उभरे, जबकि अजीत पवार और बीजेपी को भारी नुकसान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो लोकतंत्र जिस प्रकार से बचा है और लोकसभा चुनाव का जो नतीजा सामने आया है, उसने यहाँ पर जो साथ छोड़ के चले गए नेता हैं उनको एक जबरदस्त दुविधा में डाल दिया है और अब वो वापसी का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन शायद दरवाजे बंद हैं। देवेंद्र फडणवीस से समस्या होने लगी है। केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी की नज़र उद्धव सेना पर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव सेना के नेताओं से संपर्क किया, परंतु उन्हें राज्य में देवेंद्र फडणवीस को लेकर एलर्जी है। और इधर फडणवीस ने जिस तरह हार का ठीकरा खुद पर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है, उससे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में व्यापक घटनाक्रम के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का तंज ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में है जो अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे अधर में लटकी हुई सरकार करार देते हुए ये तंज कसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। चुनाव जीतने के बाद मंगलवार को रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। वायनाड का भी करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की है और पहली सीट केरल की वायनाड और दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली है। इन दोनों ही सीटों से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और शपथ ग्रहण की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि भाजपा योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा
कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीट वो हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का यूपी में ऐसा हाल दिल्ली के कर्मकांड की वजह से हुई है और भाजपा की तानाशाही से यूपी के उम्मीदवार हार गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन सरकार के मंत्री से नरसिंह घोटाले पर इस्तीफे की मांग, युवा कांग्रेस का भोपाल में प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले के मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस सरकार में मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को युवा कांग्रेस के नेताओं पर वाटर कैनन चलाते हुए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से मिली हार की समीक्षा पर बुलाई बैठक, दोनों डिप्टी सीएम रहे गायब। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी की सीटें आधी रह गई हैं और इसका असर अब राज्य की राजनीति पर भी दिखने लगा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इसमें से गायब रहे। दोनों डिप्टी सीएम का इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में ना आना चर्चा का विषय बन गया है और सभी के मन में सवाल आने लगे हैं कि चुनावी हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि योगी की बैठक से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम ने दूरी बना ली। अब बताया जा रहा है कि इस समय ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ यूपी में इस समय योगी आदित्यनाथ फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा इंडिया अलायंस, लग गई मुहर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो आरजेडी के सहयोगी दल कांग्रेस, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी और तीनों लेफ्ट पार्टियों ने हामी भर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे पर पहला हक राजस्थान का, शपथ ग्रहण से पहले अशोक गहलोत ने की पीएम मोदी से मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में पानी की अनुपलब्धता का संकट है और राज्य में गांव के बीच लंबी दूरियों की वजह से सर्विसों की डिलीवरी आसान नहीं है और इस पर भारी व्यय होता है, इसीलिए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए मांगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी से उत्साहित चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए गैर मान्यता प्राप्त दरों से चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन मांगे हैं। चुनाव कराने का अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग अगले कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सीएम नीतीश दिल्ली गए और इधर मुकेश साहनी ने कर दिया बड़ा दावा, कार्यकर्ताओं से कहा अलर्ट रहें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया और शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। इधर बिहार में वीआईपी चीफ मुकेश साहनी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया और मुकेश साहनी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन सरकार फिर लेगी 2,500 करोड़ का कर्ज, लाडली बहना योजना बनी सरदर्द। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में औसतन प्रति व्यक्ति कर्ज 45,000 रुपए से ज्यादा है, जो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का दावा, मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि ये जो सरकार बनने जा रही है इसकी आयु 6 महीने से लेकर 1 साल है और इससे ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। और एनडीए की एक सरकार 13 दिन चली, एक 13 महीने चली और मौजूदा सरकार 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर गिर जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री पद का ऑफर देने पर भी बीजेपी को नहीं देंगे समर्थन, हरियाणा के निर्दलीय विधायक ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल से अनुराग ठाकुर के साथ ही स्मृति ईरानी, नारायण राणे का पत्ता भी कट सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोदी 3.0 कैबिनेट में कई मंत्रियों का पत्ता कट गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार
3.0 को भी शुभकामनाएं दी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनता ने तानाशाही शक्तियों को करारा जवाब दिया, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति खारिज की, खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी लोगों को करारा जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। खड़गे ने पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं और अपनी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही कहा कि इस साल के अंत में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हर कीमत पर विरोधी दलों को परास्त कर अपनी सरकार बनानी है। खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस सांसद के भीतर और बाहर इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने हम में विश्वास व्यक्त करके तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बीजेपी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़कर जीत हासिल की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने किया दिल्ली जाने का फैसला, बने सपा संसदीय दल के नेता, विधायकी से देंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। अब नई रणनीति पर काम करेंगे। अखिलेश यादव विधायक पद छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। दरअसल अखिलेश यादव को सपा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, मतलब साफ है वो अब सांसद के रूप में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश यादव अब इस्तीफा देने वाले हैं। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा छोड़ने का फैसला लिया है। अखिलेश को समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया है और अब वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, 1 साल में मध्यावधि चुनाव होंगे, पीएम मोदी को लेकर भूपेश बघेल की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भविष्यवाणी की है कि देश में 1 साल के अंदर मध्यावधि आम चुनाव होने जा रहे हैं। बघेल की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा नीत एनडीए सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता और अगली प्रधानमंत्री चुन लिया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहे, 6 महीने से कम साल बचा है, मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। अपने संबोधन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। बघेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है, भजनलाल शर्मा डगमगा रहे हैं और यहाँ तक कि फडणवीस भी इस्तीफा दे रहे हैं। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार गठबंधन सरकार बनाने को मजबूर, समय बताए मोदी स्थिर सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार बनाने के लिए बाध्य हैं तो ये समय ही बताएगा कि क्या वो स्थिर सरकार चला पाएंगे या नहीं। मोदी हमेशा से ही एक व्यक्ति सरकार वाले रहे हैं और चाहे वो 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे हों। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने संवाददाताओं से बताया अब वो गठबंधन सरकार बनाने को मजबूर हैं। ये सरकार स्थिर होगी या नहीं इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, नहीं तो समय ही बताएगा, मैं या आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन बनाना आसान नहीं है क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों की अपनी विचारधारा और इतिहास है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना और गठबंधन बनाना आसान नहीं है और गठबंधन चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कांग्रेस के पास इसका अनुभव है, मोदी को भी यह अनुभव मिलने लगेगा, देखते हैं वो इसे कैसे संभालते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या महाराष्ट्र में शुरू हो गया खेला, चाचा के समर्थन में उतरे अजीत पवार। कहा बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल को शरद पवार के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी हार मिली है और इस हार के बाद एनडीए में फूट की बात भी कही जा रही है। एनडीए की सहयोगी एनसीपी अजीत पवार के कई विधायकों के संपर्क में बाहर होने के दावों के बाद अब भतीजे के स्वर बदलने लगे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी के मंत्री पर बड़ा हमला बोला है, वो भी अपने चाचा के लिए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान
राज्य के भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा शरद पवार पर की गई टिप्पणी को लेकर नाखुशी जताई है और मतदान पर नकारात्मक प्रभाव का ठीकरा भाजपा के मंत्री पर फोड़ने की कोशिश करते हुए अजित पवार ने कहा कि पाटिल को उनके चाचा के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। पाटिल ने शरद पवार की मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र बारामती में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हराने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, 2 जिलों में लगा कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 59 साल के एक व्यक्ति की हत्या के बाद जिरीबाम और तामेंगलोंग जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और इम्फाल में मणिपुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार रात को जिरीबाम में सोईबाम शरद कुमार सिंह का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ करेंगे नीतीश और नायडू का प्लान तैयार और कर देंगे खेला। जी हाँ दोस्तों, नाथ की बड़ी रणनीति तैयार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा हारने के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस अहम मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफ़ी लंबी देर तक बातचीत हुई है और खुद कमलनाथ ने सोनिया से मुलाकात कर मीडिया से कहा है कि उनकी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई है। कमलनाथ ने मीडिया से ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान की राजनीति में ये देख रही है कि नीतीश और नायडू क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके से मोदी सरकार में आगे बढ़ते हैं। नाथ ने आगे कहा कि ये एनडीए की सरकार है ना कि भाजपा की सरकार। बीजेपी की भूल है कि उनकी सरकार में नायडू और नीतीश चुप बैठे रहेंगे और अपना हक नहीं मांग पाएंगे। हम परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।